जो आज हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा एरेशन एंथैल्पी। इसके ऊपर भी जेईई के ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारा पहला जैसा होता है 5 to 10 मिनट में कॉन्सेप्ट को कवर करना, उसके बाद जेईई के सारे क्वेश्चंस करना। तो इसके करते करते हम 15 से 20 मिनट में वीडियो कवर अप कर देंगे, खत्म कर देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एरेशन एंथैल्पी ये क्या होता है बेसिकली, वैसे आप लोगों को पता ही होगा। इसको नॉर्मली सब जानते हैं और इसके ट्रेंड्स भी जानते हैं, बट जेईई का हलवा तो है नहीं कि ट्रेंड्स पूछेगा, वो तो हमसे एक्सेप्शंस पूछेगा। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम one mole of gaseous atom. Mark my words. What I have said. Two terminologies. One thing is one mole. The second thing is gaseous. Means first thing, the atom should be in gaseous state. उसके बाद जो इसका रिमूवल होगा M प्लस इलेक्ट्रॉन, इसी को हम जो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, उसी को हम एरेशन एंथैल्पी बोलते हैं। उसके बाद हम इस M प्लस से भी तो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। अगर इस M प्लस से दोबारा इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो M2 प्लस हो जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन होगा। जो इस तरह हम एनर्जी देंगे वो हमारी सेकंड एरेशन एंथैल्पी होगी। अब चला एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, बहुत हल्का सा कॉन्सेप्ट है। अगर ये M प्लस बन गया तो जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें इसका न्यूट्रल चार्ज बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल था। मान लो 10 इलेक्ट्रॉन थे तो 10 ही प्रोटॉन थे, पर यहाँ पर क्या हुआ, एक रिमूव हो गया। इसका मतलब 10 प्रोटॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है। नेट न्यूट्रल चार्ज पर इलेक्ट्रॉन, क्या बोला मैंने, व्हाट आई हैव सेड, पर इलेक्ट्रॉन हमारा जो नेट न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो गया। इसका मतलब जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स इंक्रीज हो गई। तो इसका मतलब अब हमें निकालने के ज्यादा जान लगानी पड़ेगी। इसका मतलब उसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ऐसे ही इसके लोग अगर M2 प्लस से फ्री इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इसको हम एरेशन एंथैल्पी 3 बोलेंगे, और ये होगा M3 प्लस इलेक्ट्रॉन। सो गाइस, आप क्या बोल सकते हैं कि एरेशन एंथैल्पी ऑफ थर्ड इज ग्रेटर देन एरेशन एंथैल्पी ऑफ सेकंड, एरेशन एंथैल्पी ऑफ फर्स्ट। इसको बड़ा मोटा चाहे टैटू बनवा लो, पर इसको ध्यान से छपा लो, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। क्या समझे? तो हम इसके साथ आगे मूव ऑन करते हैं और इसके नॉर्मल ट्रेंड देखते हैं जो अलोंग अ पीरियड और अलोंग अ ग्रुप होते हैं। उसके बाद इसी में हम एक चीज और, एरेशन एंथैल्पी में जितने भी एक्सेप्शंस हैं वो एक्सेप्शन बेसिकली क्या 95% ऑफ केसेस में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो जैसा कि मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद करना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने याद नहीं करी है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पार्ट 1 निकाल के मेरा लिंक चेकआउट कर लो, या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज पार्ट 1 डाल के यूट्यूब पे सर्च मारो और मेरा नाम आ जाएगा, उसको एक बार व्यू कर लेना। सो गाइस, हम इसमें आगे मूव करते हैं और इसके ट्रेंड देखते हैं अलोंग अ ग्रुप और अलोंग अ पीरियड। अच्छा गाइस, जैसा कि हमें पता है कि अलोंग अ पीरियड मूव करने पर न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो हमारा इंक्रीज करता है, सेम शेल रहता है, क्योंकि एक पीरियड मूव करने पर हमारा सेम शेल जो शेल होता है वो सेम रहता है। पर जो इंक्रीज करता है वो क्या होता है, वो जो इंक्रीज करता होता है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। न्यूक्लियर चार्ज क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोटॉन ऐड होता जा रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो हमारा एरेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगा। अच्छा, वेट फॉर अ मिनट, इससे पहले मैं ये बताऊं तो एरेशन एंथैल्पी किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है उसको बता देता हूं। सो गाइस, अब हमने नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ना है फैक्टर्स ऑन विच आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स। तो पहला फैक्टर है वो है हमारा एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस के जो हमारा एमिशन एंथैल्पी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मार्क माय वर्ड्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों?
बेसिकली जितना इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और दूसरी बार इस पर चार्ज है, दूसरी बार इलेक्ट्रॉन उससे बहुत दूर है, तो जितनी डिस्टेंस बढ़ता जाएगा हमें पता है अट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा डिक्रीज होता जाएगा। जितना ज्यादा अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा तो उसको रिमूव करना उतना आसान हो जाएगा, जितना आसान करना उसे रिमूव करना हो जाएगा, उतना कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो डिस्टेंस, एटॉमिक रेडियस बढ़ने से डिस्टेंस बिटवीन प्रोटॉन, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा होता है अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो एंथैल्पी देनी पड़ती है उसे इनको हटा निकालने के लिए वो कम हो जाती है। फिर सेकंड फैक्टर जो होता है हमारा होता है न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता है गाइस? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज के हमारा एडिशन एंथैल्पी, अच्छा एक मिनट थिंक करो और बताओ कि क्या होना चाहिए इसका आंसर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों गाइस ऐसा क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा बढ़ेगा, मान लो पहले इस पे पॉजिटिव था, इसके साथ में एक और इलेक्ट्रॉन बनाता हूं, इसमें 2+ का चार्ज है, मतलब जितना ज्यादा चार्ज बढ़ेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा उतना ज्यादा मुश्किल होगा उसको निकालना, और जितना ज्यादा मुश्किल होगा निकालना उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको निकालने के लिए। ओके गाइस, अच्छा इसके साथ एक और वर्ड याद रखना, क्योंकि हमें एनर्जी एंथैल्पी देनी पड़ रही है। क्या करनी पड़ रही है? इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए देनी पड़ेगी। तो एनर्जी एंथैल्पी जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है गाइस। सो हम, अच्छा इसका जो थर्ड फैक्टर होता है वो क्या होता है? वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो एक सेकंड का रीजन है। क्या है फैक्टर? जैसा आप लोगों को एटॉमिक सिस्टम में पढ़ा होगा आपने कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आर एक्स्ट्रा स्टेबल। इसी फैक्टर की वजह से हम एक्सेप्शन देखेंगे। जो लास्ट फैक्टर है वो इसी से जुड़ा हुआ है कि मतलब यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज बोला, हम उसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही बोल सकते हैं। इफेक्टिव मतलब कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर जैसे बाहर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर प्रोटॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो जो बाहर के इलेक्ट्रॉन होंगे इस पर उतना बाप का प्यार नहीं आ पाएगा, मतलब पापा का प्यार बेटे को उतना नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उससे पहले भी 8 और बेटे हैं जो अंदर बैठे हुए हैं, उसको वो बांट लेंगे तो आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन पे उतना प्यार नहीं पहुंच पाएगा। तो इसे हम कहते हैं स्किनिंग इफेक्ट। इसने पापा के प्यार को स्किन कर लिया और बेटे को उतना प्यार नहीं पहुंच पाया। तो जितना ज्यादा स्किनिंग इफेक्ट होगा उतना कम न्यूक्लियर चार्ज पहुंच पाएगा बाहर, और जितना कम न्यूक्लियर चार्ज पहुंच पाएगा बाहर उतना ज्यादा आसान होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। मतलब जितना अच्छा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतना आसान होगा आउटर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। मतलब जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतना कम आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी हमें। तो फोर्थ फैक्टर क्या है? स्किनिंग इफेक्ट। स्किनिंग इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा क्या? आयोनाइजेशन। सो गाइस, मैंने जैसे बताया कि अलोंग अ पीरियड जाने पर क्या होता है कि अलोंग अ पीरियड जाने पर आपका शेल सेम रहता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ये कहूँ तो नंबर प्रॉब्लम पड़ता है चार्ज के, जो हमारा वो होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी डेल्टा का क्वेश्चन होता है। तो अलोंग अ पीरियड जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए, और ऐसा ही होता है। और डाउन द ग्रुप जाने पर साइज हमारा इंक्रीज करता है। तो इसका होता क्या है? इससे बेसिकली होता यह है कि साइज इंक्रीज करेगा, साइज के एटॉमिक साइज के जो हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो नीचे जाते हुए आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो डिक्रीज करता है। इस वजह से सीजन की पूरे पीरियड टेबल में लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ग्रुप 1 की सबसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी लोएस्ट है, उसके बाद भी नीचे जाने पर ये डिक्रीज कर रहा है। तो सबसे नियरेस्ट सीजन पे फ्रेंडशिप की नहीं बोलते, क्योंकि फ्रेंडशिप एक रेडियोएक्टिव मटेरियल है जिसकी हाफ लाइफ 21 मिनट्स होती है। एस ब्लॉक में पढ़ोगे इसके बारे में। लोएस्ट एंथैल्पी होती है। अब गाइस, हम जैसा लॉन्गर पीरियड मूव करते हैं, जैसा कि हम लॉन्गर पीरियड मूव करते हैं, तो एक सेकेंड, ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी गाइस। तो
हीलियम जो है नोबल गैसेस पे आके हाईएस्ट आयोनेशन एंथैल्पी होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नोबल गैसेस की फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है और फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल होती है, बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, तो उसे रिमूव करना इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से मतलब नोबल गैसेस की आयोनेशन एंथैल्पी सबसे हाईएस्ट होती है किसी भी पीरियड के अलॉन्ग, और ये भी नीचे जाते हुए हल्की फुल्की डिक्रीज करते हैं। तो हीलियम की पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट आयोनेशन एंथैल्पी होती है। क्या गाइस? हाईएस्ट आयोनेशन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल। सो गाइस, हमने जनरल ट्रेंड देख लिया। तो ये तो थी बच्चों वाली जिंदगी। अब जीते हम थोड़ी मिनटोल जिंदगी, मतलब हम एक्सेप्शन देखेंगे क्योंकि वही तो पूछे जाते हैं। तो गाइस आगे बढ़ते हुए, अच्छा एक चीज और आती है कि जो ग्रुप 1 की फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी होती है वो ज्यादा वो कम होती है इससे ग्रुप 2 से। मतलब जो ग्रुप 1 की फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी है, ग्रुप 2 की जो फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी है वो फर्स्ट वाले से ज्यादा होगी। ऐसा क्यों होता है गाइस? जैसा कि हम यहाँ पर मूव करते हैं बेरिलियम, बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है गाइस? बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? और लीडर लिखता हूँ, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर आपका 4 होता है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s1। सो गाइस, जैसा मैंने बताया कि फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज्यादा मुश्किल होता है। तो फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी? बेरिलियम की। ठीक है, अगर हमने एक बार फर्स्ट में रिमूव कर दिया, फर्स्ट किसकी ज्यादा होगी? ग्रुप 2 की ज्यादा होगी फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी किससे? ग्रुप 1 से। मार्क माय वर्ड, और इसको आप बड़ा बड़ा स्टार बना के लिख लीजिए। पर जो हमारी सेकंड आयोनेशन एंथैल्पी होती है वो ग्रुप 1 की ज्यादा होती है। जो सेकंड आयोनेशन एंथैल्पी होती है वो ग्रुप 1 की ज्यादा होती है इससे? ग्रुप 2 से। ऐसा क्यों होता है गाइस? अच्छा गाइस, तो यहाँ पे लिथियम प्लस बन गया। जब ये बना तो अब कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी? 1s2, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2। सो गाइस, मैंने जैसे बताया कि अलोंग अ पीरियड जाने पर क्या होता है कि अलोंग अ पीरियड जाने पर आपका शेल सेम रहता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ये काउंट तो नंबर पर पड़ता है चार्ज के, जो हमारा वो होता है आयोनेशन एंथैल्पी डेल्टा का क्वेश्चन होता है। तो अलोंग अ पीरियड जो आयोनेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए, और ऐसा ही होता है। और डाउन द ग्रुप जाने पर साइज हमारा इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करता है। तो इससे होता क्या है? इससे बेसिकली होता यह है कि साइज इंक्रीज करेगा, साइज के एटॉमिक साइज के जो हमारा आयोनेशन एंथैल्पी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो नीचे जाते हुए आयोनेशन एंथैल्पी होता है वो डिक्रीज करता है। इस वजह से सीजन की पूरे पीरियोडिक टेबल में लोएस्ट आयोनेशन एंथैल्पी है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ग्रुप 1 की सबसे आयोनेशन एंथैल्पी लोएस्ट है, उसके बाद भी नीचे जाने पर ये डिक्रीज कर रहा है। तो सबसे नियरेस्ट सीजन पहली फ्रेंडशिप की नहीं बोलते, क्योंकि फ्रेंडशिप एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है जिसकी हाफ लाइफ 21 मिनट्स होती है। एस ब्लॉक में पढ़ोगे इसके बारे में। लोएस्ट आयोनेशन एंथैल्पी होती है। अब गाइस, हम जैसा लॉन्गर पीरियड मूव करते हैं, जैसा कि हम लॉन्गर पीरियड मूव करते हैं, तो एक सेकेंड, ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी गाइस। तो हीलियम जो है नोबल गैसेस पे आके हाईएस्ट आयोनेशन एंथैल्पी होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नोबल गैसेस की फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, और फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल होती है, बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, तो उसे रिमूव करना इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से नोबल गैसेस की आयोनेशन एंथैल्पी सबसे हाईएस्ट होती है किसी भी पीरियड के अलॉन्ग, और ये भी नीचे जाते हुए हल्की फुल्की डिक्रीज करते हैं। तो हीलियम की पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट आयोनेशन एंथैल्पी होती है। क्या गाइस? हाईएस्ट आयोनेशन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल। सो गाइस, हमने जनरल ट्रेंड देख लिया। तो ये तो थी बच्चों वाली जिंदगी। अब जीते हम थोड़ी मिनटोल जिंदगी, मतलब हम एक्सेप्शन देखेंगे क्योंकि वही तो पूछे जाते हैं। तो गाइस आगे बढ़ते हुए, अच्छा एक चीज और आती है कि जो ग्रुप 1 की फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी होती है वो ज्यादा वो कम होती है इससे ग्रुप 2 से। मतलब जो ग्रुप 1 की फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी है, ग्रुप 2 की जो फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी है वो फर्स्ट वाले से ज्यादा होगी। ऐसा क्यों होता है गाइस?
जैसा कि हम यहाँ पर मूव करते हैं बेरिलियम, बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है गाइस, बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और लिथियम लेता हूँ। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर आपका 4 होता है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s1। सो गाइस जैसा मैं बताया कि फुल फिट कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज्यादा मुश्किल होता है, तो फर्स्ट आयोडेशन थेरेपी किसकी ज्यादा होगी, बेरिलियम की। ठीक है, अगर हमने एक बार फर्स्ट में रिमूव कर दिया, फर्स्ट किसकी ज्यादा होगी, ग्रुप 2 की ज्यादा होगी। फर्स्ट आयोडेशन थेरेपी किससे, ग्रुप 1 से। मार्क माय वर्ड, और इसको आप बड़ा बड़ा स्टार बना के लिख लीजिए। पर जो हमारी सेकंड आयोडेशन थेरेपी होती है वो ग्रुप 1 की ज्यादा होती है। जो सेकंड आयोडेशन थेरेपी होती है वो ग्रुप 1 की ज्यादा होती है, इससे ग्रुप 2 से। ऐसा क्यों होता है गाइस? अच्छा गाइस, हमने सो गाइस जैसा मैंने यहाँ पर बताया, उसके बाद एक एक्सेप्शन हमारे यहाँ पर भी देखा जाता है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन आता है गाइस, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, नाइट्रोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है और ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका 8 होता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p3 मींस 2p4 सॉरी, और इसकी होती है 1s2 2s2 2p3। ये हाफ फिट कॉन्फ़िगरेशन है, ये एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आसान किससे होगा, ऑक्सीजन से। कि इस बार एडिशन थेरेपी ऑक्सीजन की कम होगी एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। होना क्या चाहिए था कि ऑक्सीजन की एडिशन थेरेपी, ऑक्सीजन की एडिशन थेरेपी नाइट्रोजन से बड़ी होनी चाहिए, पर नाइट्रोजन की बड़ी होती है ऑक्सीजन से ड्यू टू हाफ फिट कॉन्फ़िगरेशन। सो गाइस इसी वजह से जो हमारा ट्रेंड है वो ऐसे ना रह जाके, वो ऐसा रह जाता है कि लिथियम सबसे पहले आता है, उससे ज्यादा बोरोन की होती है, उससे ज्यादा बेरिलियम की होती है। ये दोनों रिवर्स होते हैं, और ऑक्सीजन इसकी पेस पे आता है, फिर होता है हमारा कार्बन, फिर होता है ऑक्सीजन, फिर होता है नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, और जैसा कि बोला नॉर्मल गैस को किसी भी पीरियड में सबसे ज्यादा होगी। तो ये हमारा तो गाइस जैसे कि हम कल बेरिलियम पे थे, मैं बता रहा था आपको कि जो ग्रुप 2 की फर्स्ट एडिशन थेरेपी होती है वो ज्यादा होती है ग्रुप 1 से, पर सेकंड एडिशन थेरेपी ग्रुप 1 की ज्यादा होती है ग्रुप 2 से। इसका रीजन मैं जैसा कि आपको बताया था कि जब हम फर्स्ट एडिशन की बात कर रहे होते हैं तो बेरिलियम की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2, लिथियम की 1s2 2s1। तो ये स्टेबल होने की वजह से खुद ही फुल कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो गया तो एडिशन थेरेपी ज्यादा होती है, और यहाँ पर इजी होता है, इसकी एडिशन थेरेपी इसकी कम होती है। पर जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो Be+ बनता है और Li+ बनता है। इसी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 हो जाती है, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होती है। अब देखो किसकी फुल फिट कॉन्फ़िगरेशन है, लिथियम की। इसकी नोबल गैस की नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है इसका, इस कॉन्फ़िगरेशन का हीलियम। तो ये नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर चुका है, और इसकी 2s1 है, इसको इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। तो मोस्ट स्टेबल कौन सा, लिथियम। तो अब किसमें से ज्यादा मुश्किल होगा, Li+ से। सो गाइस जो सेकंड एडिशन थेरेपी होती है ग्रुप 1 की ज्यादा होती है विद एज कंपेयर टू ग्रुप 2। ओके गाइस, सो हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि एक्सेप्शंस हमारे कहाँ आते हैं। एक्सेप्शन देखो, बेसिकली हमारे सबसे पहले जो एक्सेप्शन आता है वो आता है, मैंने कैसा बताया था कि अलोंग पीरियड मूव करने पे एडिशन थेरेपी इंक्रीज करती है। इसका मतलब जो ट्रेंड होना चाहिए वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि लिथियम से ज्यादा बेरिलियम की, बेरिलियम से ज्यादा बोरोन की, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन। ये एक्सपेक्टेड है। सो भाई साथ साथ उठाते हुए चलना, ये मैंने आप सबको बता दिया। ये एक्सपेक्टेड है और ये गलत है। अब क्यों गलत हम देखते हैं। बेरिलियम से बोरोन जाने पर एडिशन थेरेपी इंक्रीज करनी चाहिए थी,
बट बोरोन की एडिशन एंथैल्पी ऑफ बोरोन जो होती है और लेस होती है एडिशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम। फर्स्ट एडिशन एंथैल्पी की बात करता हूँ मैं बेरिलियम की। ऐसा क्यों होता है गाइस? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे कि मैंने बताया बोरोन का टॉपिक नंबर 5 होता है, इसका टॉपिक नंबर 4 होता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 2p1 होती है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 होती है। मैं पहले भी बताया था। तो ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और इसमें 2p इसमें से एक रिमूव कर देंगे तब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। इस वजह से जो बोरोन की होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से कि हाफ पेयर और फुल पेयर कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, इस वजह से बोरोन की जो एडिशन एंथैल्पी होती है वो कम होती है बेरिलियम से। तो ये हमारा ओरिजिनल ऑर्डर जो होता है वो हमारा ये होता है, एक्सेप्शनल ऑर्डर बोलते हैं इसको। गाइस भी राइटिंग इतनी अच्छी है समझ लेना तुम। एक्स लिखा है मैंने। उसके बाद जो गाइस हमें अलोंग ग्रुप एक्सेप्शन देखने को मिलता है वो यहाँ मिलता है। तो मैं पहले नीचे वालों को रब करता हूँ फिर मैं दोनों के एक्सेप्शन बताता हूँ यहाँ पर कैसे मिलता है। अलावा ग्रुप जाने पर आयोडेशन एंथैल्पी होती है वो डिक्रीज करती है ना गाइस। हमने ऐसे ही पढ़ा कि आयोडेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है अलावा ग्रुप जाने पर। तो नीचे जाने के बाद हमारा जो ऑर्डर होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि बोरोन का सबसे ज्यादा, उससे कम एल्यूमिनियम का, उससे कम गैलियम का, उससे कम इंडियम का, उससे कम एल्यूमिनियम का। पर ये गलत होता है, ये एक्सपेक्टेड है। पर ऐसा ऑर्डर होता नहीं है। ऑर्डर होता क्या है? ऑर्डर जो आपका फॉलो करता है वो होता है बोरोन, उसके बाद आता है गैलियम, उसके बाद आता है एल्यूमिनियम, उसके बाद आता है टिट्यूरियम, उसके बाद आता है इंडियम। पीछे ऑर्डर होता है ना। हाँ गाइस ऑर्डर तो हमारा यही होता है, ठीक है, हमारा ऑर्डर यही है। तो ये गाइस जो ऑर्डर है हुआ क्या है, ये यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर आ गया। ऐसा क्यों हुआ है? मैंने बताया था जिसका टॉपिक साइज ज्यादा होता है उसकी एडिशन एंथैल्पी कम होती है, जिसका टॉपिक साइज कम होता है उसकी एडिशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। नीचे जाते हुए टॉपिक साइज बढ़ता है। पर आपको याद होगा क्योंकि मैंने जब एटॉमिक रेडियस पढ़ाया था, जब एक बात बताई थी मैंने, जो होता है गैलियम का जो साइज होता है वो एल्यूमिनियम से कम होता है ड्यू टू डीपर कॉन्ट्रैक्शन। गैलियम एटॉमिक साइज ऑफ गैलियम जो होता है वो कम होता है एल्यूमिनियम से। इसकी वजह से जो होता है, जो हमारा ऑर्डर आता है वो इस तरीके से आता है, ये इधर आ जाता है और एल्यूमिनियम उधर चला जाता है। उसके बाद इंडियम और टेलुरियम में भी ऐसे ही कुछ केस होता है क्योंकि फैटी सीरीज से हमारे लैंथेनॉइड सेंटर करते हैं तो एफ शेल के इतने ज्यादा स्किन इफेक्ट होता नहीं, तो इस वजह से और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। इसकी वजह से इंडियम और टेलुरियम में भी जो ये होता है कॉन्फ़िगरेशन की अपोजिट हो जाती है। ऐसा ही केस उसमें भी देखने को मिलता है। तो वहां पर जो ऑर्डर होता है वो इस तरीके से होता है, कार्बन देन सिलिकॉन देन जर्मेनियम। क्योंकि जर्मेनियम का साइज छोटा नहीं होता सिलिकॉन से, आपने देखा होगा, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर आ जाता है, ज्यादा बड़ा नहीं पर छोटा नहीं होता। उसके बाद हमारा फिर पीबी, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था इंडियम और इसके बीच में, वैसे लेड और टिन के बीच में भी होता है और ये हमारा ऑर्डर आ जाता है इसमें। तो इसके साथ हमारा आयोडेशन एंथैल्पी का टॉपिक खत्म होता है और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे भी कराऊंगा। सो वैसे तो ये एक क्रैश कोर्स टाइप है पर मैं आपको सारी बात नहीं बता रहा हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज कमेंट और सब्सक्राइब कर दिया करो, चैनल में थोड़ी मोटिवेशन मिलती है।